नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। खबरें देखता हूं मैं तो पूरे देश में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे देश में भ्रष्टाचार चारों तरफ बिखरा हुआ दिखता है, चारों तरफ। मैं अभी अखबार के लिए एडिटोरियल लिख के उठा ही हूं कुछ देर पहले कि किस तरह से मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन, जो भी उसका नाम है, वो उसकी जांच टीम किस तरह से मेडिकल कॉलेजों को झूठी मान्यता देने के लिए, तैयारी कुछ नहीं है मेडिकल कॉलेजों की, झूठी मान्यता देने के लिए रिश्वत ले रही है। और तो और रावतपुरा सरकार नाम के एक, कई लोग उनको संत महात्मा साधु कुछ कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाता, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, कुछ लोग कहते हैं उनको, उनके कॉलेज से भी रिश्वत ले ली। तो रविशंकर महाराज, जिनको कि रावतपुरा सरकार भी कहा जाता है, उनका नाम भी सीबीआई की चार्जशीट में है, कोर्ट में जो पेश किया गया है उनका नाम भी है चार्जशीट में। कल मुझको कोई एक व्यक्ति कह रहे थे कि आपने रावतपुरा सरकार की कुछ ज़्यादा आलोचना कर दी है अपने यूट्यूब वीडियो में। मोदी सरकार की सीबीआई ने इसलिए कार्रवाई की है ज़्यादा कि रावतपुरा सरकार के आसपास कांग्रेस के नेता ज़्यादा हैं, उनको कांग्रेसी संत कहा जाता है। मैं नहीं जानता कांग्रेसी संत हैं कि नहीं। कई लोग किसी शंकराचार्य को कहते हैं ये कांग्रेसी शंकराचार्य है। कई जगह कई अखबार नवीसों को भी लोग कहते हैं कि ये कांग्रेसी अखबार नवीस है, ये बीजेपी का अखबार नवीस है। अखबार से परे भी टीवी चैनल के लोगों के बारे में भी बात होती है, वेबसाइट के लोगों के बारे में भी बात होती है। लोगों को अपनी अपनी धारणा बनाने की पूरी आज़ादी है, पूरा हक है उनको। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि देश में किस हद तक भ्रष्टाचार चल रहा है। गुजरात में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये शायद फार्मेसी के कॉलेज वगैरह की संस्था है, उनको मान्यता देने की। उसका कोई एक डॉक्टर चिंटू पिंटू कुछ है, पटेल, मिंटू पटेल ऐसे कुछ नाम है, उनके बारे में सीबीआई ने अभी छापा मारा है और कहा है 5400 करोड़ रुपया इसने इकट्ठा किया है कॉलेजों से भ्रष्टाचार में। 5400 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, बहुत सारा पैसा देश के बाहर हवाला से भेज दिया, खुद भी देश छोड़ के भाग रहा है। मैं हैरान होता हूँ। एक डॉक्टर देसाई थे, अहमदाबाद के ही थे, ये भी अहमदाबाद का है, वो एमसीआई जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाती थी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे रुपया पैसा लेने में, कॉलेजों को, निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में बड़े पैमाने पे पैसा चलता था। खैर, मैं मेडिकल कॉलेज की मान्यता के भ्रष्टाचार पे शायद कल परसों ही बोल चुका हूँ। मैं आज देश में दूसरे तरह के भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक बड़ा मौलिक प्रयोग हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी, राजधानी की यूनिवर्सिटी है, बड़ी पुरानी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रही हैं शुरू से। पटना यूनिवर्सिटी में अभी कॉलेजों के प्रिंसिपल तय होने थे, सरकारी कॉलेजों के, और वहाँ लंबे समय से चर्चा थी कि कॉलेजों के प्रिंसिपल बनाने में रुपया पैसा भ्रष्टाचार खूब सारा चलता है। गवर्नर है वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान, आपको ध्यान होगा जब जन मोर्चा बना था और वीपी सिंह वगैरह के साथ जब लोग थे, विद्याचरण, वीपी सिंह, अरुण नेहरू, उसमें आरिफ मोहम्मद भी थे उसमें। तो गवर्नर ने ये तय किया तो सरकार में होगा, सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, लेकिन गवर्नर चूंकि चांसलर रहते हैं, 17 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, तो गवर्नर ने तय किया कि भाई जितने सरकारी कॉलेज हैं और जो प्रिंसिपल बनने के पात्र हैं उनकी लॉटरी निकाल दो, लॉटरी से अलॉट कर दो कॉलेज। बड़ा अच्छा है। एक समय छत्तीसगढ़ में दारू ठेके की लॉटरी निकलती थी, ठेकेदार लोग फार्म भरते थे और लॉटरी निकलती थी, किसी एक ठेकेदार को दारू दुकान मिल जाती थी।
बिहार में राजधानी पटना की यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल लॉटरी से बनाए गए इस बार, ताकि भ्रष्टाचार का आरोप न लगे। नतीजा ये हुआ है कि कोई गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ पर पुरुष प्रिंसिपल बन गया है, कोई साइंस कॉलेज है तो कोई आर्ट्स की महिला प्राध्यापिका जो हैं वो प्रिंसिपल बन गई हैं, कॉमर्स में साइंस वाले प्रिंसिपल बन गए हैं, आर्ट्स में साइंस वाले बन गए हैं, किसी में कोई बन गए हैं। थोड़ा अटपटा चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई गर्ल्स कॉलेज है, छात्राएं जो हैं अपनी दिक्कतों को लेके प्रिंसिपल के पास कैसे जाएंगी। होती हैं दिक्कतें होती है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से बचना चाहती थी, अभी खासकर इसलिए कि चुनाव सामने खड़ा हुआ है। बिहार में चुनाव सामने खड़ा है विधानसभा का, तो थोड़ा चेहरा जो है वो लिपस्टिक पाउडर ये लगा के थोड़ा सुधारना पड़ता है सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी को। तो सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल लॉटरी से अपॉइंट किए गए हैं। अब मैं नहीं जानता, मैंने तो छत्तीसगढ़ में दारू की लॉटरी में भी कुछ तरह की चीज़ें देखी थी गड़बड़ी होते हुए। इसमें कोई गड़बड़ी हुई होगी तो मुझको नहीं मालूम। पर्ची निकालना है तो किसी का नाम छोड़ दिए होंगे, किसी का रख लिए होंगे। जो भी हो, लॉटरी से सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल तय हुए ताकि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे कि प्रिंसिपल की कुर्सी बेची गई, नीलाम की गई। बड़ी अच्छी बात है, पारदर्शी तरीके से हो गया। लेकिन किस कुर्सी के लिए, देश में किस कुर्सी के लिए ऐसी तोहमतें नहीं लगती हैं। एक एक थाने के लिए ये बात उठती है। कुछ थाने ऐसे मोटी कमाई वाले रहते हैं कि वहाँ मुंबई जैसे शहर के कुछ थाने होंगे जिनका करोड़ों रुपए महीने की वहाँ पे बोली लगती होगी। मैं अभी की सरकार का नहीं कह रहा हूँ, एक अंदाज बता रहा हूँ आपको। जहाँ बड़े बड़े बार, एक समय डांस बार रहते थे, जहाँ ब्राथल हैं, जहाँ प्रॉस्टिट्यूशन चलता है, जहाँ जुए के अड्डे चलते हैं, जहाँ स्मगलिंग होती है, जहाँ भूमाफिया काम करता है, वहाँ करोड़ों रुपए महीनों के थाने भी होंगे। मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे लेके आता हूँ आपको। दूर दूर की क्यों बात करना, अपने करीब की भी बात करना चाहिए। 5 साल भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। उस वक्त कई बार ये चर्चा उठती थी कि कलेक्टर एसपी जो हैं इनकी पोस्टिंग पैसा लेके की जाती है। मेरे पास सबूत कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं केवल हवा में जो चर्चा रहती थी वो बता रहा हूँ कि कलेक्टर एसपी की कुर्सी नीलाम होती है, कलेक्टर एसपी की कुर्सी पर पैसा देकर लोग जाते हैं। हो सकता है जाते होंगे, क्योंकि कोरबा जैसे ज़िले का मैं देखता हूँ वहाँ पर जिस अंदाज में सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया गया, सैकड़ों करोड़, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनके मातहत 2-4 अफसर हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया। मुझको नहीं लगता कि सत्ता की जानकारी के बिना कोई अफसर इतनी बड़ी रकम कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत। बहुत बड़ी रकम सत्ता की जानकारी के बिना, उसकी सहमति और अनुमति के बिना, थोड़ा सा और एक शब्द इस्तेमाल कर लूं, उसकी भागीदारी के बिना नहीं होता। मुझको ध्यान है कि प्रदेश में जहाँ जहाँ मेरे कुछ एक दोस्त हैं जिनको रेत की खदानें मिली थी, शायद लॉटरी में ही मिली होगी रेत की खदान, तो उनको कह दिया गया था कि ये फलाना व्यक्ति तुम्हारा पार्टनर रहेगा। माइनिंग ऑफिसर कह देता था, माइनिंग ऑफिसर बता देता था कि ये कलेक्टर साहब के लिए इतना पैसा छोड़ना है, बता देता था। तब लीज डीड साइन होगी माइनिंग से, कलेक्टर साहब के पास इतना पहुंचा दो या यहाँ पे छोड़ दो। ऐसा कई जगह होता था। जहाँ जहाँ का मेरे पहचान के लोग थे वहाँ का मुझको मालूम है। एक बड़ा दिलचस्प बात बताता हूँ आपको अफसरों के भ्रष्टाचार का। एक पति पत्नी का जोड़ा था भूपेश सरकार के समय, 2 जिलों में कलेक्टर थे दोनों। पति के जिले में एक रेत खदान, 3 लाख रुपए लेके कलेक्टर ने उसकी लीज साइन कर दी, जिसको लॉटरी मिली थी। कोई एहसान नहीं था, उसका हक था कानूनी, लॉटरी में जीत कर आया था तो उसको रेत खदान मिलनी ही थी। फिर भी माइनिंग ऑफिसर ने बता दिया कि 3 लगेगा, तो छोड़ दिया था रेत ठेकेदार ने। रिवाज है, छोड़ दिया था।
तो लीज डीड साइन हो गई, काम चालू हो गया। दूसरा जिला, वहाँ भी उसकी एक रेत खदान निकली थी और वहाँ पर ये पहले जिले वाले कलेक्टर साहब की पत्नी कलेक्टर थी दूसरे जिले में। वहाँ माइनिंग ऑफिसर ने कहा कि 5 लाख रुपया लगेगा कलेक्टर साहिबा का। तो उसने कहा भाई वहाँ 3 लाख रुपया मैंने दिया है साहब को, उन्हीं के हस्बैंड हैं, आप यहाँ 5 बोल रहे हो, ये तो ज़्यादती। कहा उससे कम में नहीं करेंगी साइन वो। तो 5 लाख रुपए उसने पहुँचाए कलेक्टर को। बाकी बातें अलग रही कि कलेक्टर ने कहा कि इनको पार्टनर बनाना है 50% का। ऐसा अधिकतर जगहों पे करवाया गया, अधिकतर जिलों में किसी नेता को, किसी विधायक को, किसी रिश्तेदार को इनको पार्टनर बनाना है, ऐसा बनाया गया। लेकिन घर पे दोनों की बात हुई होगी, पति पत्नी की, रुपए पैसा एक साथ रखे होंगे, एक साथ कहीं भेजते होंगे, हवाला करते होंगे, ज़मीनें खरीदते होंगे। तो पता लगा कि ये रेत की लीज आज मैंने साइन की है, ये 5 लाख रुपया। उसका बोला 5 लाख रुपया, मेरे को तो 3 ही लाख रुपया दिया था इस आदमी ने, इसकी तो मेरे ज़िले में भी रेत की खदान निकली थी लॉटरी में। तो पहले ज़िले वाले कलेक्टर ने, हस्बैंड साहब ने, माइनिंग ऑफिसर को कहा कि रेत ठेकेदार को बुलवाओ और उसको कहो तुमने फलाने ज़िले में मैडम को 5 लाख दिया है, यहाँ पे तुमने 3 लाख दिया, 2 लाख रुपया और पहुँचाओ। तो ले लिया, वसूल लिया 2 लाख रुपया। और आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन पति पत्नी होंगे, बहुत खबरों में है, बहुत चर्चा में है, आप अंदाज लगाते रहो कौन होंगे। तो उस समय भी ये चर्चा थी कि जिलों में कलेक्टर, एसपी, वन टाइम पेमेंट कहते हैं उसको, एक बार का भुगतान। तो वन टाइम पेमेंट और बाद में रिकरिंग पेमेंट मंथली, जितने महीने रहेंगे, ऐसे हिसाब से जाते थे लोग। ऐसी चर्चा रहती थी, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा आम रहती थी। पैसा कहाँ पहुँचाते थे इसकी भी चर्चा रहती थी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप खुद ही पता लगाइएगा, अलग अलग ज़िलों में व्यापारियों से, ठेकेदारों से, छोटे अफसरों से आपको पता लग जाएगा कि कितने में कौन सा ज़िला जाता था, कितना पैसा देना पड़ता था, किस किस कारोबार में किसकी हिस्सेदारी रहती थी। अब सवाल यह है कि क्या पटना विश्वविद्यालय के तहत आने वाले सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की पोस्टिंग की लॉटरी निकालना देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काफ़ी है कि कहीं और भी हो सकता है? मैं सोच रहा हूं कि पूरे देश में, प्रदेशों में ये लागू हो जाए अगर, कि कलेक्टरों की पोस्टिंग कैसे करनी है, एसपी की पोस्टिंग कैसे करनी है जिलों में, इसकी लॉटरी ही निकल जाए मान लीजिए, तो कैसा रहेगा? सोच के बताइएगा। आखिर सारे के सारे लोग यूपीएससी से पास होके आए हैं, थोड़ा ही तो आगे पीछे के हैं। एक बैच के 2 लोग, 3 लोग, 6 लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में रहते हैं, सब एक ही इम्तिहान पास करके आए, लिस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हैं। तो लेकिन उनको जिला तो मिलना ही है, कलेक्टर को और एसपी को, तो क्यों ना लॉटरी से मिल जाए। आरिफ मोहम्मद खान समझदार व्यक्ति हैं, वो देश के सबसे बड़े स्वघोषित ईमानदार वीपी सिंह के साथ काम किए हुए हैं, तो जरूर उनमें ईमानदारी होगी, इसीलिए उन्होंने अपने मातहत आने वाले पटना विश्वविद्यालय में लागू किया है। और खबर बतला रही है मुझको बिहार की कि पूरे 17 सरकारी विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले हर सरकारी कॉलेज में यही व्यवस्था लागू की जाएगी। अच्छी बात है। मैं यहाँ भी सुनता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी, कि कब किस राज्यपाल के रहते हुए विश्वविद्यालयों से कितना रुपया जाता था, ऐसा सुनता हूँ मैं। अलग अलग विभागों की भी चर्चा रहती है, कलेक्टर एसपी की चर्चा ज़्यादा रहती है, उनके हाथ में ताकत बहुत रहती है। तो पूरे देश के लिए ये व्यवस्था क्यों न लागू की जाए, जैसे कि पूरे देश के संघीय ढांचे में ये व्यवस्था है कि आईएएस और आईपीएस यही लोग जिले के कलेक्टर और एसपी रहेंगे। ये है, व्यवस्था है। बहुत सारी कुर्सियां ऐसी हैं कि जिनमें आईएएस और आईपीएस ही रहेंगे और कोई नहीं रह सकते। तो जब ये सारे के सारे एक ही इम्तिहान से छांटे गए हैं
और सबको करीब करीब बराबरी का माना जाता है मेरिट में, ऊपर नीचे भर हैं। जिस प्रदेश में एक बैच के लोग आते हैं तो वो बराबरी के ही रहते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कलेक्टर बनने के लायक जितने अफसर हैं उनके बीच लॉटरी निकाल के उनको जिला दे दिया जाए। ये झगड़ा खत्म हो कि पैसा लेके किसी को जिले में भेजा गया है। मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जितने लोग टीआई या थानेदार बनने के लायक हैं, तब तक जब तक कि उनके खिलाफ कोई सीआर खराब ना हो, भ्रष्टाचार के मामले न चल रहे हैं। इधर तो मैं देखता हूँ हमारे इधर तो भ्रष्टाचार के कितने भी मामले रहे, उनको कोई पोस्ट देने से कुछ, जिनके यहाँ छापा पड़ गया, पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, वो भी काम कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है इधर छत्तीसगढ़ में। तो क्या किया जाए? भ्रष्टाचार तो पूरे देश में फैला हुआ है चारों तरफ, तो कैसा किया जाए? लॉटरी से ही सब कुछ तय किया जाए, अफसरों का खासकर, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता। जजों का कैसे आप तय करेंगे? लॉटरी निकालेंगे कि किसको किस प्रदेश भेजा जाए, कहां कहां नहीं भेजना है, ये तो आप लिस्ट पहले से बना सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के हैं, इनको छत्तीसगढ़ में न रखा जाए, इस हाईकोर्ट जज को, इनको बाकी किसी प्रदेश में भेजा जाए। ये पैदा महाराष्ट्र में हुए थे तो महाराष्ट्र मत भेजो, बाकी प्रदेशों में भेजो। तो पटना विश्वविद्यालय का प्रयोग जो है जुडिशरी में भी हो सकता है कि हाईकोर्ट के जजों की लॉटरी निकाले, और क्यों किसी को तमिलनाडु से आप उठा के मिजोरम या नागालैंड भेज दे रहे हो? क्यों ऐसा करना? लॉटरी निकाल लो, जिसका जहां लॉटरी निकले वहां चले जाए, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम तय करता है कि किसको कहां ट्रांसफर करना है, उसके ऊपर भी आरोप न लगे, वो भी आरोप मुक्त रहे कि भाई लॉटरी निकली थी, उसकी लॉटरी खुल गई। जिसको जिस प्रदेश में ज़्यादा कमाई होती है, अगर जज कमाते हैं तो, हर जज नहीं कमाते, कुछ लोग अगर कमाते हैं तो आप कह सकते हैं जज साहब की लॉटरी खुल गई, वो फलाने हाईकोर्ट में चले गए, ऐसा कह सकते हैं। राज्यपाल भी ऐसे ही बनाए जा सकते हैं। मैंने, आपको ध्यान होगा, एक मुद्दे को बार बार उठाया हुआ है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पोस्टिंग होती है, चाहे जजों की हो, अफसरों की हो, किसी की हो, उसमें जिस प्रदेश में ये काम कर चुके हैं वहाँ इनकी पोस्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पोस्टिंग पाने के चक्कर में ये रिटायर होने के पहले सरकार की चापलूसी करने लगते हैं, जज भी और अफसर भी। सरकार के मर्जी के फैसले देने लगते हैं, सरकार के मर्जी के निर्णय लेने लगते हैं, फाइलों पे काम सरकार को खुश करने का होने लगता है। ठकुर सुहाती से वृद्धावस्था पुनर्वास अच्छा हो जाता है, तो कई लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने ये बार बार इस बात को उठाया है कि अगर हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है, कम करना है, खत्म तो क्या होगा, कम करना है, तो हमको ये करना चाहिए कि कोई भी रिटायर्ड अफसर या रिटायर्ड जज जिस प्रदेश में काम कर चुके हैं उस प्रदेश में उनको कोई कुर्सी न मिले रिटायर होने के बाद। बाकी प्रदेश खाली हैं, कोई भी प्रदेश उनको ले जाए, या एक नेशनल टैलेंट पूल बनाया जाए पूरे देश के ऐसे लोगों का जो रिटायर्ड अफसर हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो उसमें अप्लाई करें कि मेरे में अभी भी दमखम बाकी है, हसरत बाकी है, मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझको किसी उपयुक्त जगह पर भेजा जाए। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड किसी चीफ सेक्रेटरी या एसीएस को, हो सकता है अरुणाचल में मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाए। क्यों अरुणाचल के व्यक्ति को बनाया जाए जिसने सीएम के मर्जी के काम किए हुए हों और उसको सीएम वहां पर नियुक्त कर दे? ऐसा क्यों होना चाहिए, आप बताइए मुझको। छत्तीसगढ़ में किसी को अगर मुख्य सूचना आयुक्त बनना है तो वो चंडीगढ़ से, कश्मीर से, कहीं हिमाचल से, वहां से आकर क्यों नहीं बन सकते? उनकी भी लॉटरी निकाल दो चाहो तो, या तो नेशनल टैलेंट पूल बना लो या लॉटरी निकाल दो उनकी। तो ये सोचने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक। दूसरा ये कि ये सच में भ्रष्टाचार कम करने का तरीका है या ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट है, जन धारणा प्रबंधन,
जनता की धारणा को सुधारना कि हम लोग ईमानदार हैं, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, बेईमानी खत्म हो चुकी है। अब प्रिंसिपल भी है जो कमाऊ पोस्ट मानी जाती है, अगर मानी जाती होगी तो मुझको नहीं मालूम प्रिंसिपल कितना कमाते हैं, लेकिन जितना भी कमाते होंगे अगर वहाँ पे पैसा दे के जाते हैं तो कमाते ही होंगे। पूंजी निवेश तो कोई तभी करते हैं जब उनको कमाई की उम्मीद रहती है। आम के पेड़ की उम्मीद ना हो तो कोई 1 फीट गड्ढा खोद के भी गुठली को भी नहीं दबाएंगे, उम्मीद रहती है पेड़ की, इसीलिए गुठली लगाते हैं। तो सरकार तय करे कि कलेक्टर, एसपी, फिर होगा विभागों के सचिव, किसको किस विभाग का सचिव बनाया जाए। यहाँ भी हो सकता है लॉटरी निकले। अगर आपका अनुभव, आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसी है कि आपको वित्त की समझ है, तो वित्त की समझ वाले 16 अफसरों में से वित्त सचिव किसको बनाना है उसकी लॉटरी निकाल लो, तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसका अंत कहाँ जाके होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में जो चालू किया है, चुनाव सामने है, शायद ये भी एक बड़ी वजह रही होगी कि किसी तरीके से लोगों की धारणा सुधारना है कि सरकार बहुत अच्छी है। नीतीश बाबू अल्टू पल्टू जो भी कहो हैं, सुशासन बाबू, ऐसा साबित करने के लिए शायद ये किया गया होगा। तो देखते हैं क्या होगा बिहार में। 17 और सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनके तहत आने वाले हर सरकारी कॉलेज में ऐसा ही होगा, ऐसी खबर आई है। तो ऐसा पूरे प्रदेश में हो सकता है, पूरे देश में हो सकता है, कुर्सियां तय हो सकती हैं। मेरी दिलचस्पी उसमें वही है, रिटायरमेंट के बाद में जो वृद्धावस्था पुनर्वास है लोगों का, वो अपने प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मैं उस बारे में एकदम पक्का मुझको मालूम है कि ऐसे पुनर्वास के लिए अफसर और जज जो हैं वो सत्ता को खुश करने में लग जाते हैं, सत्ता के मर्जी के फैसले देने लगते हैं, सत्ता के मर्जी के आदेश देने लगते हैं। तो ये सिलसिला खत्म करना चाहिए। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, हितों का टकराव। तो चलिए, मैं तो एक जरा सी चर्चा कर रहा था। आप अपने ज़िले के कलेक्टर, एसपी या अपने प्रदेश के दूसरे अफसर या अपने प्रदेश के जो संवैधानिक पदों में, किसी आयोग में, किसी में जो लोग मनोनीत होते हैं, उनके बारे में सोचिएगा कि क्या किसी ने सत्ता को उपकृत करके ये कुर्सी हासिल की है, क्या किसी कलेक्टर एसपी ने पैसा देके ये जिला हासिल किया है, क्या वन टाइम पेमेंट है या रिकरिंग पेमेंट भी है हर महीने का। मैं नहीं जानता, अभी मैंने ऐसा नहीं सुना है कि ये कोई वन टाइम पेमेंट या रिकरिंग पेमेंट पे ऐसी कुर्सी मिली है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद तो मैंने ऐसा नहीं सुना है, लेकिन पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए और लॉटरी से ही सब कुछ तय होना चाहिए। लॉटरी से बहुत सारी चीज़ें तय होती है, दारू के ठेके तय होते हैं, जहाँ पर बराबरी के नंबर आ जाते हैं तो सिक्का उछाल कर या पर्ची निकाल कर किसी को तय किया जाता है। सोचिएगा, देश में भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन कहते हैं, मानवीय विवेक से लिए हुए फैसले जो कि हो सकते हैं। कि मेरे कैमरा पर्सन जो है मुझको बहुत पसंद है, तो मुझको कहीं एक छांटना रहेगा किसी को, तो हो सकता है मैं इनको छांटूंगा। तो ये मानवीय पूर्वाग्रह जो है, इसको कम करने के लिए लॉटरी एक अच्छा जरिया हो सकता है। आप अपने थानेदार, अपने फूड ऑफिसर, अपने म्यूनिसिपल के जोनल कमिश्नर, किसको किसको लॉटरी से चाहते हैं, सोच के देखिएगा। आपस में बात करके फिर मिलेंगे। मैं तो केवल एक शिगुफा छोड़ के आपके बीच जा रहा हूँ कि केवल प्रिंसिपल को लॉटरी से क्यों तय करना, देश की तमाम कुर्सियों को लॉटरी से तय कर लो। पटना तो वहाँ तो शायद बीजेपी नीतीश बाबू के साथ वहाँ सत्ता में है और बीजेपी पूरे देश को भी चला रही है, अधिकतर राज्यों को भी चला रही है। तो इसका पटना मॉडल का एक विस्तार होना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको लगता है कि मैंने कोई दिलचस्प बात उठाई है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या कहना है आपका।
कोई अपमानजनक बात किसी व्यक्ति का नाम दे के मत लिखिएगा तब तक जब तक कि आपके पास सबूत ना हो। अभी मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ में किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था किसी मंत्री के खिलाफ, तो उस पर एक थाने ने समन भेजा है लिखने वाले को। तो आप थोड़ा सावधान होकर ही लिखिएगा, केवल मेरे YouTube पेज पर नहीं, बाकी सोशल मीडिया पर भी सावधान रहिएगा, क्योंकि भीतर आपको जाना पड़ा तो वहाँ शायद ये YouTube चैनल नहीं दिख पा रहा है। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे, तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट से ही आपकी ज़िंदगी बचती है गाड़ी चलाते हुए कोई हादसा होने पर। कल ही मेरे प्रदेश में 2-3 और लोग मर गए हैं, दुपहिया चलाने वाले बैठे हुए लोग रोज़ मर रहे हैं, 2-4 लोग रोज़ मर रहे हैं। उनमें से हर कोई बच जाए ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन हेलमेट लगाने से उसमें से शायद अधिकतर लोग बच सकते थे। 700-800 रुपये में हेलमेट आता है। आप ज़िंदगी में 800 रुपये और कई चीज़ों में खर्च करते होंगे, एक आध बार चालान हो जाएगा ना तो इतना पैसा निकल जाएगा। इसलिए अपनी पहली बचत से एक अच्छा सा ISI ब्रांड का, अच्छी कंपनी का हेलमेट लीजिए। आपका सिर भी अच्छी कंपनी का है, आपके माता पिता का दिया हुआ है, उसका सम्मान कीजिए। अच्छी कंपनी का हेलमेट लगाकर ही दुपहिए पर चलिए। फिर मिलेंगे।